फ्रेंड्स, दिस इज सागर गुप्ता एंड वेलकम टू दी परचम क्लासेस। हम अपनी लक्ष्मीकांत पॉलिटी टेस्ट सीरीज को आज कंटिन्यू करेंगे एंड आज हम चैप्टर 8 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट विद आवर टुडेस एमसीक्यू, सबसे पहले हम देखेंगे अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन। सो प्रीवियस डे क्वेश्चन था, right of minorities to establish and administer educational institution comes under the category of option A right to equality, option B right to freedom, option C freedom of religion, option D cultural and educational right। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, क्योंकि जो शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों को अधिकार मिला है वो अधिकार उन्हें मिला है अंडर आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 किस तरह के राइट हैं, वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हैं। सो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। सो इसके लिए आप सभी को कांग्रेट्स। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू डीपीएसपी। सो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके रिगार्ड में क्वेश्चन है। पहला, इट इज मेंट फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। दूसरा, इट इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, यानी कि यह प्रकृति में न्यायोचित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 nor 2। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो डीपीएसपी है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं इंडिया में। जो डीपीएसपी है वो एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट यानी कि एक कल्याणकारी राज्य। दूसरा भी सही है क्योंकि डीपीएसपी ना तो जस्टिसिएबल है और ना ही इन्फोर्सेबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ। सो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। एंड इट्स वर्थ टू नोट कि डीपीएसपी जो है वो एक तरह की क्या है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस। फंडामेंटल राइट्स है नेगेटिव ऑब्लिगेशंस और डीपीएसपी क्या है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। सो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। सो हमारा जो संविधान है उसके हिसाब से क्या चीजें फंडामेंटल हैं गवर्नेंस के लिए? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी डीपीएसपी यानी राजनीति के निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन डी इमरजेंसी प्रोविजंस। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड 2013 में यूपीएससी ने इसे पूछा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डीपीएसपी। इनफैक्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 4 जो है उसमें आर्टिकल 37 है एंड आर्टिकल 37 क्लियरली कहता है कि डीपीएसपी आर फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। सो सही आंसर है ऑप्शन सी डीपीएसपी। थर्ड क्वेश्चन, which one of the following articles of the directive principle of state policy deals with the promotion of international peace and security? ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये पूछ क्या रहा है कि जो राजनीति के निदेशक सिद्धांत हैं उनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है? ऑप्शन ए आर्टिकल 40, ऑप्शन बी आर्टिकल 48A, ऑप्शन सी आर्टिकल 50, ऑप्शन डी आर्टिकल 51। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 ये लास्ट डीपीएसपी है और इसमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है। जहां तक बात है आर्टिकल 40 की, तो आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की गई है जो कि एक तरह का गांधीयन डीपीएसपी है। आर्टिकल 48 में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। आर्टिकल 48A जो है उसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 द्वारा। आर्टिकल 50 जो है इट डील्स विद सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और ये एक तरह का लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी है। ठीक है, अब हर एक आर्टिकल्स याद रखने की आपको जरूरत बिल्कुल है क्योंकि डीपीएसपी के रिगार्ड्स में यूपीएसपी आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस एट टाइम्स पूछता रहता है। सो इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, आप बार बार रिवाइज करिए सो ऑटोमेटिकली ये आर्टिकल्स आपको याद हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइज डीपीएसपीज इनटू 3 कैटेगरीज, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो राजनीति के निदेशक सिद्धांत को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। और सेकेंड स्टेटमेंट,
ऑप्शन आर्टिकल 49 डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि जो अनुच्छेद 49 है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों के संरक्षण की बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान एक्सप्लिसिटली डीपीएसपी को डिवाइड नहीं करता तीन कैटेगरी में। वो जो गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो हमने खुद से किया है ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ डीपीएसपी। संविधान में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि आर्टिकल 49 वो डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से, और ये एक तरह का क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव द इंस्पिरेशन फ्रॉम, यानी कि जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको कहां से प्रेरणा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें ली हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने तीन चीजें ली हैं। पहली डीपीएसपी यानी कि राजनीति के निदेशक सिद्धांत, दूसरा नॉमिनेशन टू राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं ना प्रेसिडेंट, अब वो नॉमिनेशन कैसे होगा, वो कौन डिसाइड, वो कहां से वो वाला सिस्टम लिया गया है? आयरलैंड से। और तीसरा चीज कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, उसका मेथड क्या होगा, वो भी कहां से लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने तीन चीजें ली हैं और ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के निदेशक सिद्धांत तत्व में शामिल है? स्टेटमेंट 1 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि जो मानव यातायात है या जबरन श्रम है उसको रोकना। दूसरा प्रोहिबिटिंग द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। सो कौन सी चीजें डीपीएसपी में इंक्लूडेड है ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। पहले स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर है वो डीपीएसपी में नहीं लिखा हुआ है, वो कहां लिखा है? फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में अंडर आर्टिकल 23, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है और ये चीज कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 47 में। एंड प्रोहिबिटिंग द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ये एक तरह का गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, डीपीएसपी रिजेंबल्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन्यूमरेटेड इन, यानी कि जो डीपीएसपी है वो समवट सिमिलर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसमें इन्यूमरेट किया गया था, किसमें दिखाया गया था? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। बट नोट करने वाली बात यह है कि जो डीपीएसपी है दे आर द इंस्ट्रक्शंस टू लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, बट जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, दे वर इंस्ट्रक्शंस इशूड टू गवर्नर जनरल्स एंड द गवर्नर्स एंड नॉट टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एट्थ क्वेश्चन, हु कॉल्ड डीपीएसपी एज द नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नोवेल मींस कि एक नया और एक डिफरेंट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑप्शन ए सर बी एन राव, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को नोवेल फीचर कहा था हमारे भारतीय संविधान का। एंड जहां तक बात है ग्रैनवाइल ऑस्टिन की, तो उन्होंने डीपीएसपी को कंसाइंस कहा था, यानी कि एक अंतरात्मा कहा था भारतीय संविधान का। ये बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। ठीक है, हम मेंस में इनकी लाइंस को कोट कर सकते हैं और अपने आंसर को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एंड जहां तक बात है सर बी एन राव की, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे और सरदार पटेल पहले होम मिनिस्टर थे और आयरन मैन ऑफ इंडिया थे। ठीक है। 9th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग डीपीएसपी। पहला, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ 3 डीपीएसपी लिखे हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि इन डीपीएसपी में से कौन सा एक गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। पहली की बात करें, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल, ये बात कहाँ की गई है? अंडर आर्टिकल 38। एंड टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल वो एक तरह का सोशलिस्टिक डीपीएसपी है, ना कि गांधीयन डीपीएसपी है। सो पहला हमारा गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है। दूसरा, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायतों का आयोजन करना, ये चीज कहाँ लिखी है? आर्टिकल 40 में। ये विथ नो डाउट एक गांधीयन डीपीएसपी है। इनफैक्ट गांधी जी तो कहते ही ये थे कि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। एंड एक बार आपने विलेज को इंपावर कर दिया तो पूरी की पूरी देश को आपने इंपावर कर दिया। सो दूसरा हमारा जो है गांधीयन डीपीएसपी है। तीसरा हमारा गांधीयन डीपीएसपी नहीं है, क्योंकि ये जो है एक तरह का लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी है, जिसकी बात की गई है अंडर आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 10th क्वेश्चन, what is the correct chronological sequence of the above cases? So यहाँ 3 केसेस दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि पहले कौन सा केस हुआ, फिर कौन सा केस आया एंड फिर कौन सा केस। ठीक है, 1 केशवानंदा भारती केस, 2 माइनरवा मिल्स केस, 3 गोलकनाथ केस। ये तीनों ही बहुत ही हिस्टोरिक केसेस है इंडिया की हिस्ट्री के, और आपको इनका सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है। सो ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 3 2 1, ऑप्शन सी 3 1 2, ऑप्शन डी 2 1 3। सो इसका सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है ऑप्शन सी 3 1 2। क्यों? क्योंकि जो गोलकनाथ केस है वो कब आया? 1967 में। केशवानंदा भारती केस का जजमेंट कब आया? 1973 में, इन पार्टिकुलर 24 अप्रैल 1973। और जो माइनरवा मिल्स केस है उसका जजमेंट कब आया? 1980 में। एंड जहां तक बात है माइनरवा मिल्स केस में की, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उसने क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर लाइक टू व्हील्स ऑफ अ चैरियट, यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक रथ के 2 पहिए हैं और दोनों ही पहिए बराबर हैं। किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना गलत बात हो जाएगी और इम्बैलेंस करना तो बिल्कुल ही गलत है। दोनों के बीच एक बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है। 11th क्वेश्चन, to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor was aided as DPSP under Article 39A by, यानी कि जो समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 39A को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ऐड किया गया था? ऑप्शन ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जहां तक बात है 42nd संविधान संशोधन अधिनियम की, तो उसने हमारे संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए थे एंड इस कारण इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एंड डीपीएसपी की बात करें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 4 डीपीएसपी ऐड किए थे। वो 4 कौन थे वो हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी। बट बात करते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो इसने जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको डिलीट किया था फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो वोटिंग एज थी उसको रिड्यूस किया था 21 से 18,
और 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने दिल्ली को रीडिजिग्नेट किया था एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सो ये चारों के चारों अमेंडमेंट्स आपको याद होने चाहिए और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने 4 डीपीएसपी ऐड किए थे। पहला तो हमने पढ़ लिया, दूसरा क्या था आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 किससे डील करता है? इट डील्स विद अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तीसरा आर्टिकल 43A, इट डील्स विद सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं उनका भी पार्टिसिपेशन हमें सिक्योर करना चाहिए इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टिकुलर फार्म और द इंडस्ट्री। चौथा क्या था आर्टिकल 48A, एंड आर्टिकल 48A डील करता है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, और ये भी नोट करने वाली बात है कि आर्टिकल 39 एक तरह का सोशलिस्टिक डीपीएसपी है, आर्टिकल 43A ये भी एक तरह का सोशलिस्टिक डीपीएसपी है, एंड आर्टिकल 48A ये एक तरह का लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी है। ठीक है। 12th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग डीपीएसपीस। सो 3 डीपीएसपीस है और आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल वाले डीपीएसपी है। पहला, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। दूसरा, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, यानी कि आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना। तीसरा, टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करना। ठीक है, सो ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कि कौन सी डीपीएसपीस लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपीस है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। ठीक है, सो जहां तक बात है पहली डीपीएसपी की, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये कहां लिखा हुआ है? अंडर आर्टिकल 39A, एंड ये एक तरह का सोशलिस्टिक डीपीएसपी है। इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। दूसरा एक तरह का लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी है और ये कहां लिखा है? आर्टिकल 48 में। तीसरा यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला, ये भी एक तरह का लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी है और ये कहां लिखा है? आर्टिकल 44 द्वारा। आर्टिकल 44 को याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, सो 4 और 4 एक समान हो गया, 4 4, सो 4 4 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली यहां हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग डीपीएसपीस। वापस 3 डीपीएसपीस दिए हुए हैं, बट इस टाइम आपको बताना है कि कौन सी डीपीएसपी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। दूसरा, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, यानी कि जो लोगों का पोषण स्तर है और जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाना। एंड तीसरा, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। सो कौन सी डीपीएसपी यहाँ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। पहला डीपीएसपी जो है वो एक तरह का गांधीयन डीपीएसपी है जिसकी बात की गई है अंडर आर्टिकल 43। दूसरा डीपीएसपी वो एक सोशलिस्टिक डीपीएसपी है एंड इसकी बात की गई है अंडर आर्टिकल 47। तीसरा भी एक तरह का सोशलिस्टिक डीपीएसपी है अंडर आर्टिकल 42। सो ये सारे आर्टिकल्स भी आपको याद होने चाहिए। ठीक। 14th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। सो ये एक तरह का मैच द फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चन है। एक साइड में हमारे पास है आर्टिकल 44, आर्टिकल 40, आर्टिकल 36, आर्टिकल 51। दूसरी साइड में हमारे पास है आर्टिकल 12 यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड विलेज पंचायत। अब आपको बताना है कि सही पेयर कौन सा है। ठीक है, सो 10 सेकेंड दे रहा हूं, आप अच्छे से क्वेश्चन को देख लो और एक सही पेयर डिसाइड कर लो। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सो आर्टिकल 44 अभी अभी हमने डिस्कस किया था, 4 4 एक बराबर है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। 1 का क्या होगा? बी। आर्टिकल 40 इट डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। सो
2 का ई। आर्टिकल 36 इट डील्स विथ अपना आर्टिकल 12। किस तरीके से आर्टिकल 36 आर्टिकल 12 से रिलेटेड है? आर्टिकल 12 में क्या लिखा है? आर्टिकल 12 में लिखा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, एंड आर्टिकल 36 में क्या लिखा है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो आर्टिकल 12 में लिखी है वही डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 36 के लिए भी है। सो आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 बराबर है, क्योंकि दोनों ही बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट से। आर्टिकल 51 इट डील्स विद इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, है ना। सो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। एंड जहां तक बात है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, तो वो तो डीपीएसपी है ही नहीं, वो एक तरह का फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 25 टू 28, ठीक, जिसके बारे में हमने अपनी पहली क्लासेस में डिस्कस कर चुका है। 15th क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। एंड क्वेश्चन क्या है कि दी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, यानी कि जो 97th संविधान संशोधन अधिनियम 2011 था, उसने कौन सा राजनीति का निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में ऐड किया? ऑप्शन ए फ्री लीगल एड, ऑप्शन बी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड डीपीएसपी, ऑप्शन सी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सो इसका सही आंसर क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बट अगर आपसे आंसर बनता है सो डू कमेंट इट। सो इस तरीके से खत्म होते हैं हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 15 आपसे कितने बने, आपका स्कोर क्या रहा, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 9 यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, चैप्टर 10 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 11 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये तीनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और इस कारण हम इन तीनों चैप्टर्स को एक ही लेक्चर में कवर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड डू प्रिपेयर दीज 3 चैप्टर्स। थैंक यू।